धूपपुर गांव पिछले कई वर्षों से भयंकर गर्मी से पीड़ित था। रमेश भयंकर धूप में खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था कि तभी उसका पुत्र मोहन आकर उससे बोलता है, पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना और फ्रिज का ठंडा पानी भेजा है। अच्छा हुआ तू आ गया मोहन, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा था। पिताजी, हमारे गांव में इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, तो फिर हम अपनी खेती बेचकर दूसरे गांव में रहने क्यों नहीं जा सकते? अरे मोहन, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। हमारे गांव में पिछले कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही और यहाँ पर बिजली भी नहीं है। जमींदार ने अपनी रकम से गांव में सोलर प्लांट लगवाए हैं, उसी से पूरे गांव में बिजली सप्लाई होती है। मगर वो सिर्फ उसी घर में बिजली सप्लाई करवाता है जिस घर के लोग अपने खेत उसके पास गिरवी रख देते हैं। यहाँ तक कि गांव के सभी घरों में पंखे, कूलर और फ्रिज भी जमींदार के ही दिए हुए हैं। ये तो गलत है पिताजी। माना जमींदार सबको बिजली, कूलर और फ्रिज देता है, मगर बदले में काम भी तो बहुत अधिक लेता है। तुम वाकई बहुत ही ज्यादा समझदार हो मोहन, इसीलिए तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हारी नानी के घर पर शहर भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जब तुम पढ़ लिख कर इस गांव में आओगे तो वर्षों से चली आ रही इस अत्याचार की परंपरा को जरूर तोड़ोगे। मोहन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के 10 वर्ष बाद विमला अपने खेत से काम करके अपने घर पर लौटी ही थी कि तभी घर पर वो अपने बेटे के साथ एक सुंदर लड़की को देखकर चौंक पड़ी। मोहन, तुम कब आए? बस माँ, बिल्कुल अभी अभी आया हूँ। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम मोहिनी है। ये मेरे साथ में पढ़ती थी, हम दोनों ने विवाह कर लिया। अब ये तुम्हारी बहू है। माँ, अब मैं अपने गांव में ही रहूंगा। नहीं बेटा, इस गांव के लोग आज भी जमींदार के गुलाम हैं। माँ, पिताजी ने मुझे शहर में इसीलिए पढ़ने के लिए भेजा था ताकि मैं अपने गांव के लोगों को जमींदार की गुलामी से मुक्ति दिलवा सकूं। अगले दिन मोहन जमींदार की हवेली की ओर चला गया। अरे मोहन, तुम गांव में कब आए? जब तुम गांव छोड़कर गए थे तो कितने छोटे थे, देखो अब कितने बड़े हो गए। चलो, अच्छा है कि तुम आ गए। तुम्हारे पिताजी 5 वर्ष पहले ही संसार को छोड़कर चले गए, अब उनका काम तुम करोगे। मैं यहाँ पर अपने खेत के कागज लेने के लिए आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि सच कह रहा हूँ। मूर्ख, शहर में 4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को बहुत बड़ा बैरिस्टर समझने लगे। मत भूलो, धूपपुर गांव के कुएं ठंडा पानी नहीं देते। अगर तुम अपने खेत के कागज यहाँ से ले जाओगे तो फिर मैं अपने सोलर प्लांट से तुम्हारे घर में बिजली की सप्लाई बंद कर दूंगा और तुम्हारे घर से कूलर, पंखे सब छीन लूंगा। ना तो तुम मेरे घर की बिजली की सप्लाई बंद कर सकते हो और ना ही फ्रिज, कूलर छीन सकते हो, क्योंकि मेरे पिताजी ने बरसों तुम्हारी गुलामी की है। जमींदार गुस्से से मोहन को खेत के कागजात पकड़ाते हुए कहता है, जाओ, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा है। मोहन खुश होते हुए वहां से चला गया। मोहन के जाते ही जमींदार का साथी बलराम कहता है, ये क्या जमींदार साहब, आपने इतनी आसानी से हार मान ली? ऐसे तो ये लड़का सारे गांव की जमीन छीन कर ले जाएगा। चिंता मत करो बलराम, अब आगे आगे देखो कि होता है क्या। अगले दिन जब मोहन अपनी पत्नी मोहिनी के साथ घर पर बैठा हुआ था, तभी वहां पर जमींदार बलराम और कुछ लोगों के साथ आ पहुंचा। जमींदार, तुम यहाँ कैसे? जमींदार गुस्से से बलराम से कहता है, देखते क्या हो बलराम, मोहन के घर का फ्रिज, कूलर, पंखा ले लो और इसके घर की बिजली की सप्लाई भी बंद कर दो। इसके खेत में ट्यूबवेल से पानी आता है, उस ट्यूबवेल को चलाने में भी मेरी ही बिजली का योगदान है। वहां से भी बिजली हटा लो, देखता हूं कि ये खेती कैसे करता है और बगैर ठंडा पानी पिए इस गांव की गर्मी को कैसे झेलता है। इतना कहकर जमींदार मुस्कुराते हुए मोहन के घर का फ्रिज और पंखा लेकर चला गया। मोहन की माँ विमला रोते हुए अपने बेटे से कहती है, अभी भी समय है,
खेत के कागजात जमींदार को दिया। बेटा, अब मुझसे इस बुढ़ापे में गर्मी नहीं झेली जाती। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप गांव से कुछ दूर झाड़ियों में बैठ गया। तभी वहां पर एक कबाड़ी वाला आ गया और एक कबाड़ हो चुकी फ्रिज को झाड़ियों में फेंक दिया। क्या हुआ भाई, इस फ्रिज को क्यों फेंक रहे हो? ये फ्रिज बरसों से जमींदार के तहखाने में पड़ी हुई थी। जमींदार ने इसे झाड़ियों में फेंकने के आदेश दिए हैं। इतना कहकर कबाड़ी वाला वहां से चला गया। मोहन कबाड़ हो चुकी फ्रिज को अपने घर ले आया। ये फ्रिज तो कबाड़ हो चुकी है। मोहन सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। शहर में मैंने ये काम भी सीखा था। मोहन दिन रात उस कबाड़ फ्रिज को सही करने में जुट गया और कुछ ही दिनों में कबाड़ फ्रिज नई नजर आने लगी। मोहन, इसको चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है। चिंता मत करो मोहिनी, मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि वो मेरे गांव में सरकारी सोलर प्लांट लगवा दे और मैंने बैंक से कर्ज की भी अपील की है। सब ठीक हो जाएगा। आधी रात का समय हो चुका था। मोहन गहरी नींद में था। अचानक उसके पूरे कमरे में ठंड फैल गई। मोहन अचानक उठ गया। मुझे अपने कमरे में एसी जैसी ठंड क्यों महसूस हो रही है? क्या हुआ बेटा? माँ, आपको कमरे में ठंडक नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है, और मुझे भी। तभी उन दोनों की नजर फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज के अंदर का दृश्य देखकर उन सब की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। फ्रिज के अंदर एक पूरा बर्फ का गांव मौजूद था, जहां से ठंडी हवा मोहन के कमरे तक आ रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है? पता नहीं, परंतु मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। बहू सही कह रही है, मुझे तो ये कोई जादुई फ्रिज लग रही है। वो तीनों फ्रिज के अंदर चले गए। अगले ही पल उन तीनों ने स्वयं को एक गांव में मौजूद पाया, जहां पर हर वस्तु बर्फ की बनी हुई थी। तभी उन तीनों के कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई। कौन हो तुम तीनों? उन तीनों ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक बर्फ की स्त्री खड़ी हुई थी और उन तीनों को देख रही थी। मेरा नाम मोहन है और ये मेरी माँ और मेरी पत्नी है। इतना कहकर मोहन बर्फ की बनी हुई स्त्री को सारी घटना बताता है। तो इसका मतलब तुम ही अपने गांव के ऊपर लगे हुए श्राप को समाप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। चलो, मैं तुम्हें अपने बर्फ के गांव के बर्फ के मुखिया से मिलवाती हूँ। वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे गांव में गर्मी पड़ने और वर्षा ना होने का क्या रहस्य है। मोहन उस बर्फ की स्त्री के साथ एक बर्फ की हवेली के अंदर चला गया। मुखिया जी, ये धूपपुर गांव से आए हैं। तुम जहाँ पर खड़े हो मोहन, वो एक दूसरा संसार है जिसे तुम जादुई संसार कह सकते हो। तुम जिस गुफा से आए हो, उस गुफा का द्वार हजारों सालों से बंद था। वर्षों पहले हमारे गांव के एक बर्फ के मानव ने उस गुफा के दरवाजे को तोड़ दिया। वो देखना चाहता था कि उस गुफा के अंदर क्या है। जब वो उस गुफा के द्वार को तोड़कर उसके अंदर घुसा तो उसने अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाया। उस समय तुम्हारे गांव में भरपूर वर्षा होती थी और पूरे गांव में हरियाली ही हरियाली थी। बर्फ के मानव को देखकर तुम्हारे गांव का मुखिया बुरी तरह से घबरा गया। उसने हमारे गांव के बर्फ के मानव को एक फ्रिज के अंदर बंद करवा दिया और उस फ्रिज को एक तहखाने में फेंकवा दिया। उस बर्फ के मानव ने फ्रिज के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दे दिया कि जिन गांव वालों ने डर कर उसे एक फ्रिज में कैद कर दिया था, उन्हीं गांव वालों को अब से अपना सारा जीवन डर डर कर ही बिताना होगा। उस दिन से तुम्हारे गांव में वर्षा होनी बंद हो गई और भयंकर गर्मी पड़ने लगी। समझ गया, उस गुफा के अंदर हमारी दुनिया का द्वार खुलता है। शायद उस बर्फ के मानव ने उसी फ्रिज में दम तोड़ा था जिस फ्रिज के द्वार से मेरा परिवार यहाँ तक आया है, और उस बर्फ के मानव के श्राप के कारण ही हमारे गांव के सभी लोग जमींदार से डर कर रहते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा मोहन।
शायद तुम भी उसी द्वार से इस दुनिया में आए हो, और उस द्वार से केवल वही आ सकता है जिसके मन में दूसरों के प्रति इंसानियत हो। तुम अपने गांव वालों के दिल से डर को समाप्त करो और उनके मन में वीरता जगाओ। ऐसा करते ही श्राप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जमींदार ने गांव वालों के मन में बुरी तरह से अपना डर बना रखा है। तुम ही उस डर को समाप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारे बर्फ के गांव में बरसों से ये भविष्यवाणी चली आ रही है कि इंसानों की दुनिया से कोई इंसान अपनी पत्नी और मां के साथ हमारे गांव में आएगा जो हमारे दिए हुए बर्फ के मानव के श्राप को समाप्त कर सकता है, और वो तुम हो मोहन। बर्फ के मुखिया की बात सुनकर मोहन अपनी पत्नी और माँ को लेकर गुफा के अंदर घुस गया। अगले ही पल उसने अपने आप को घर के अंदर पाया। मोहन सीधा गांव की ओर चला गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करके सारी घटना बताते हुए बोला, गांव वालों, मुझ पर विश्वास करो। जमींदार की गुलामी करना छोड़ दो। अपने अपने खेत के कागज वापस ले लो। तुम्हारे ऐसा करते ही इस गांव में वर्षा होने लगेगी। हम तुम पर विश्वास क्यों करें मोहन? मुझ पर विश्वास करो। तुम सब जमींदार से अपने खेत के कागज वापस मांगो और मेरे साथ चलकर शहर की कोतवाली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दो। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है, मुझे लगता है कि हम सबको मोहन की बात माननी चाहिए। सभी गांव वासी जमींदार की हवेली में चले गए। ये सभी गांव वाले अपनी अपनी जमीन के कागज वापस मांगने आए हैं जमींदार। ये जानते हुए भी कि सोलर प्लांट मेरा है, मैं इनका बिजली पानी सब बंद कर दूंगा। चुपचाप से इनके कागज इनके हवाले कर दो। जमींदार इतने सारे लोगों को देखकर डर गया। उसने तुरंत सारे कागज मोहन के हवाले कर दिए। तभी वहाँ पर पुलिस की एक जीप आ गई। मोहन इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस जमींदार को और इसके साथ ही इस बलराम को भी। पुलिस ने जमींदार और बलराम को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। और ऐसा करते ही धूपपुर गांव में आसमान की काली घटा छा गई और बारिश होने लगी और धूपपुर गांव श्राप से मुक्त हो गया। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ, अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना, और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना। तू मेरी बात मान या ना मान, वो तेरी मर्जी। अच्छा, ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई
और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूंगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था। आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे? क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे? नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है। वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह,
सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ के सब्जियां फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है? अलमारी जैसा। वो मिट्टी की फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे बेटी की कितनी कमाई हुई है। बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से है। तेरे प्रोत्साहन की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब सही होगा। सही नहीं, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर लाइन लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस परिवार के पास हर सुख सुविधा थी। और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की आइडिया की वजह से हुआ।